जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का आरएस क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का इतिहास का चैप्टर 1, जिसे हम कहते हैं लेखन कला और शहरी जीवन। और यह चैप्टर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यहां से लगभग प्रत्येक वर्ष जैक द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्न जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि वही प्रश्नों के आपके बीच रखा जाए, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो और आप एक बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर सकें। तो वीडियोस को लंबा ना करते हुए हम चलते हैं आप सभी का एमसीक्यूज के श्रृंखला में, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। और ये क्लास 11th का एक चैप्टर है। इसी का हम आज वीडियो बनाएंगे और इसमें आप समझेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछते हैं और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है, पहला जो सवाल है हम लोगों का, उसका पहला सवाल है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदियों के समकक्ष विकसित हुई थी। उन दो नदियों का नाम है दजला और फरात नदियां, जो कि इराक में बहती है। दजला और फरात नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। तो यह जो शब्द बना हुआ है यूनानी भाषा के शब्द से बना हुआ है मेसोपोटामिया। मेसोस का मतलब होता है दो नदियां, और पोटामस का मतलब होता है भूमि। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो नदियों के बीच में बहने वाला क्षेत्र जो होता है वो मेसोपोटामिया कहलाता है। यूनानी भाषा में मेसोस का अर्थ होता है मध्य। मेसोस का मतलब क्या होता है? मध्य। और मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया का जो आधुनिक नाम है, जिसे आज वर्तमान में हम इराक के नाम से जानते हैं। मेसोपोटामिया में खोजी गई सबसे पहले कौन सी भाषा थी? तो यह जो भाषा थी वो सुमेरियन थी। सुमेरियन के बाद अकादियन आया, अकादियन के बाद आसीरियन आया, और आसीरियन के बाद बेबीलोनिया आया। धीरे धीरे इसी प्रकार से इस सभ्यता में भाषा का विकास होता चला गया। सबसे पहले जो भाषा का खोज हुआ उस भाषा का नाम था सुमेरियन। सुमेरियन भाषा के बाद मेसोपोटामिया में कौन सी भाषा बोली जाने लगी? तभी हम बोले थे कि अकादियन भाषा बोली जाने लगी थी। मेसोपोटामिया सुमेरियन के बाद जो भाषा उच्चारण हुआ उस भाषा का नाम था अकादियन भाषा, है ना। मेसोपोटामिया में लेखन कला की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसकी शुरुआत लगभग 3200 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला जो सवाल है आपका कि मेसोपोटामिया के लोग किस चीज पर लिखा करते थे। तो आपको बता दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिट्टी की पट्टिकाओं पर, अर्थात कच्चे मिट्टी को साड़कर और उस पर कच्ची मिट्टियों पर लिखा जाता था, और फिर उसे बाद में सुखाया जाता था, ताकि किसी भी प्रकार से उस पर ओवर राइटिंग जिसको कहते हैं, या उस पर दोबारा किसी प्रकार का लेख ना लिखा जाए। इसलिए मिट्टी की पट्टिकाओं को, कच्ची मिट्टी की पट्टिकाओं को गीला करने के बाद उसको सिखाया जाता था। सुखाने के बाद उसे व्यापार के तौर पर उपयोग करता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो लोग जो लिखते थे वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। अगला जो सवाल है कि मेसोपोटामिया की लिपि को क्या कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया की लिपि को क्यूनिफॉर्म या किलाकार लिपि कहा जाता है, क्योंकि इस समय लेखन की कोई विशेष कला विकसित नहीं थी। इसलिए केवल चित्रों का माध्यम से, कील के माध्यम से लिखा जाता था। इसलिए इस लिपि को क्या कहेंगे? किलाकार लिपि या क्यूनिफॉर्म लिपि। बोला लैटिन भाषा के शब्द क्यूनियस का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है खूंटी या कील। इसके बारे में भी हम बताएं कि जो क्यूनिफॉर्म था उसी का एक रूप है खूंटी या कील होता था। बोला मेसोपोटामिया का सबसे पुराना जाना माना शहर कौन सा है? तो यहाँ पे तीन वो शहर होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दो ही दिया हुआ है। यहाँ पे तीन ऑप्शन होता है, उरुक, उर, और तीसरा जो होता है वो मारी शहर होता है। यहाँ का तीन वो शहर बहुत प्रसिद्ध होता है, उरुक और उर और मारी यहाँ का प्रसिद्ध शहर माना जाता है ना। बोला क्या कि वारका शीर्ष नामक प्रसिद्ध मूर्ति मेसोपोटामिया में कहां से मिली है? तो उरुक शहर से मिली है। आप सब एनसीईआरटी की पुस्तक को देखेंगे तो एक मूर्ति मिली है जिसमें कटा हुआ सिर है, इसलिए इसको बोला जाता है वारका शीर्ष, है ना। वारका शीर्ष यहाँ पे मिला हुआ है। वारका शीर्ष स्त्री का सिर किस बहुमूल्य
पत्थर को तराश कर बनाया गया था तो वह था संगमरमर के पत्थर से इसको बनाया गया था, वार शीर्ष को। मेसोपोटामिया का उर शहर मुख्य रूप से किस देवता के लिए प्रसिद्ध था? तो वह शहर जो था वो चंद्रमा के लिए या चंद्र देवता के लिए प्रसिद्ध था। अगला जो सवाल है, मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना का संबंध किससे है? तो इन्नाना का संबंध जो है युद्ध और प्रेम की देवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। किनको? इन्नाना को युद्ध और प्रेम की देवी के नाम से जाना जाता है। अगला जो सवाल है 16वां नंबर जो सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया के ऊंचे सीढ़ीदार मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो जिगूरत कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? जिगूरत। जिमलिम का विशाल राजमहल मेसोपोटामिया किस व्यापारिक शहर में स्थित था? तो मारी। जैसे हम आपको बोले कि वहां पे आपका दिखाया था उरुक और उर दिया हुआ था, हम आपको बोले कि उसका एक और शहर था मारी शहर इसका प्रसिद्ध था। महाकाव्य के अनुसार उरुक शहर के किस शासक ने सबसे पहले व्यापार और लेखन की शुरुआत की थी? तो उनका नाम था एनमरकर। उसके बाद गिलगेमिस भी आए और सारगोन भी आए, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो है व्यापार का और लेखन का सबसे पहले शुरुआत किसने किया था? एनमरकर ने किया था। मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध महाकाव्य गिलगेमिस कुल कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था? तो कुल 12 पट्टिकाओं पर इसको लिखा गया था। गिलगेमिस कहां का महान शासक था जिसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उरुक शहर को चारों ओर से मजबूत शहर पनाह, अर्थात हम उसको कह सकते हैं कि दुर्ग बनाया या उसको चार दीवारी से घेरावा किया, तो वह जो शहर था वो था उरुक शहर। मेसोपोटामिया में किस धातु का प्रयोग औजार और हथियार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर होता था? तो यहाँ पे जो हथियारों का औजार बनाया जाता था, जिस वस्तु से बनाया जाता था उसको बोला जाता था कांसा। बोला कांसा धातु किन दो धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है? तो ये आपका साइंस में भी आप पढ़ेंगे, 10th क्लास में भी पढ़ेंगे कि आपको इसको जो बनाया जाता है तांबा और टीन से बनाया जाता है। यहाँ पे लोहा ध्यान नहीं दिए, इसको तांबा और टीन से बनाया जाता है कांसा को। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को सबसे पहले क्या नाम दिया गया था? तो उसका नाम दिया गया था सुमेर। लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा था? तो उसे कहा जाने लगा था बेबीलोनिया। आपको बता दें कि मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे ज्यादा जो विकास किया हुआ था वो था दक्षिणी शहर, क्योंकि जो दजला और फरात नदियां थी वो उस मुहाने पर, फारस की खाड़ी के मुहाने पर थी, जिसके कारण वह क्षेत्र बहुत उपजाऊ था और व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसलिए वह क्षेत्र जो दक्षिणी क्षेत्र वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। लगभग 1100 ईसा पूर्व, अगर किन्हीं को ईसवी और ईसा पूर्व में समस्या है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, तो हम उसको ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में आपको जानकारी दें। कई सारे ऐसे टॉपिक है, जैसे पंचांग के बारे में जानिएगा, हिजरी संवत क्या है, विक्रम संवत क्या है, या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है। इन कई सारे मुद्दों पर आप अगर चाहेंगे तो हम आपको इसकी जानकारी दे सकेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इस टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो हमको आप कमेंट करेंगे, हम ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर बता देंगे, जिससे आपको आने वाले पुस्तकों को जब पढ़ेंगे तो ईसा पूर्व और ईसवी में कोई झमेला नहीं होता है। अगला जो सवाल है, समय की गणना एक वर्ष का 12 महीने को फिर देखेंगे कि इसको फिर एक महीने में 4 सप्ताह के बाद एक दिन में 24 घंटा जो वर्तमान में चल रहा है वही हमें किसने दिया था? तो वह हमें दिया था मेसोपोटामिया की सभ्यता ने दिया था। आसीरियाई शासक अशुरबनिपाल ने अपनी राजधानी नीनेवे में एक विशाल पुस्तकालय बनवाया था। वह कहां बनवाया था? तो इसे बनवाया था उत्तरी मेसोपोटामिया में बनवाया था। मेसोपोटामिया में मोहरें किस पदार्थ की बनी होती थी? तो मेसोपोटामिया की मोहरें जो बनी होती थी वो पत्थर के बेलनाकार से बनी हुई करती। मोहरें किसको कहेंगे? जो हम लोग चित्र वगैरह देखते हैं मोहर का, उसके बारे में चर्चा कर रहा है। मेसोपोटामिया के समाज में किस प्रकार के परिवार को आदर्श माना जाता था? तो एकल परिवार को यहाँ पे आदर्श माना जाता था, अर्थात बहुत सारे परिवार को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता था। हम दो हमारे दो गिन के अनुसार चलता था, ऐसा नहीं था कि हम दो हमारे गिन लो, उस आधार पर यहाँ पे परिवार को ज्यादा बेहतर नहीं माना जाता था। एकल परिवार को ज्यादा तवज्जो दिया गया है। मेसोपोटामिया में मारी शहर के शासक
किस समुदाय के थे, तो वह सुमेरियन समुदाय के थे, है ना। तो ये लगभग 30 प्रश्नों का संग्रह रहा। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी 11th क्लास के छात्र या छात्राएं होंगी वो इस वीडियोस को अपने नोट्स के माध्यम से लिख लेंगे। आप उम्मीद करिए कि आपको किसी भी प्रकार से गलत जानकारी ना देने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम में 100% यहां से प्रश्न पूछा जाए और पूछते हुए आया है। तो उम्मीद करेंगे कि यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर यह टॉपिक समझ में आता है तो जो भी हमारे 11th क्लास के छात्र या छात्राएं हैं वो अपने 11th क्लास के लोगों को शेयर करेंगे, जिनसे उनके आने वाले एग्जाम्स में सुविधा प्रदान होगी और वह इन विषयों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और नए नोट्स के माध्यम से अपने एग्जाम को और भी आसान बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।